नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। उपचुनाव हो रहे हैं राजस्थान में और जाहिर तौर पर उपचुनाव के बीच जो सरगर्मियां बनी हैं, कुछ ही समय रह गया है कि 13 तारीख को उपचुनाव होने वाले हैं और कहीं ना कहीं कुछ सीटें ऐसी हैं जो अपने आप में ही एक बात बोले जा रही है कि मैं जीतने वाली हूँ। फिलहाल तो हमें नागौर में खींवसर सीट की बात कर लेते हैं कि ये एक ऐसी सीट है जहां मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है और हर कोई ये मान के बैठा है कि मैं यहां से जीत रहा हूं। मेरे साथ आरएलपी नेता हैं शंकर नारनोलिया जी, उनका स्वागत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आरएलपी क्या कहती है। बहुत स्वागत है सर। क्या लग रहा है खींवसर सीट के क्या हाल है? खींवसर में तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजधानी है और पिछले 2003 से लेके 23 तक का इतिहास रहा है हमारे नेताजी का। इन्होंने संघर्ष किया हमेशा। पहला चुनाव 2003 में जब लड़े तो कुछ मार्जिन से चुनाव हार गए थे वो। उसके बाद में लगातार 4 बार यहाँ से विधायक रहे हैं और 2 बार सांसद बने हैं। अब की बार भाभी जी को चुनाव में उतारा है, कनिका बेनीवाल जी को चुनाव में उतारा है। तो एक महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के हिसाब से अच्छा निर्णय लिया है और लोग जुड़ रहे हैं। तो अब जीत हार का मामला ये है कि जीत का ये है कि मार्जिन कितना बढ़ेगा। पहले हम जो सालक बेल्ट है इसमें हम कुछ जो 23 में चुनाव हुआ उसमें कोई कारण रहे इधर उधर रिश्तेदारियों वगैरह हम फंस गए, जो हमारा आदमी दूसरी जगह जाके हमारे पीठ में छुरा घोंप के दूसरी जगह चुनाव लड़ा तो हमारी पूरी अंदर की बातें जानता। हमारे जो रिश्तेदार नातेदार आपकी पीठ में छुरा, अब वो जिनको पनपाया हम लोगों ने घर घर जाके वोट मांग के पीएस मेंबर बनाया, उसके बाद में प्रधान बनाया। रेवतराम जी डांगा साहब को हमने पनपाया, राजनीति सिखाई। पहले 2 बार चुनाव सरपंच चुनाव हार गए थे, हमारी शरण में आए, हमारे सुप्रीमो ने उनको आगे बढ़ाया और वही व्यक्ति महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है लोगों की। तो वो सोचा मैं खुद ही एमएलए बन जाऊँ, प्रधान ही बन गया तो पीछे आके दूसरी पार्टी उनके बेखाओं में आके उन पार्टी छोड़ के वहाँ से चले गए। उसके बाद में कई बार चुनाव हुआ तो चुनाव कैसे से हो गया कि नेताजी तो पूरे स्टेट में रहे, दूसरी जगह रहे, कई जगह चुनाव लड़ रहे थे। हम करीब 70-80 सीटों में चुनाव लड़ रहे थे तो सब जगह प्रदेश में रहे, यहाँ ध्यान नहीं दे पाए तो वो मार्जिन कम रहा। उस टाइम हम 2000 के करीब वोटों से जीत पाए। लेकिन उसके बाद में जब दोबारा लोकसभा का चुनाव हुआ तो 2000 से जो मार्जिन था वो 5000 बढ़ गया। और आज की स्थिति यह है कि आज की तारीख में हम आगे बढ़ता रहेगा मार्जिन, लेकिन आज 15,000 प्लस से हम चुनाव जीत रहे हैं। शंकर जी, एक बात जानना चाहूँगी। अब डांगा साहब का जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं तो डांगा साहब भी ये मान के बैठे हैं कि निश्चित तौर पर मेरी जीत होगी। बीजेपी ने भी एक बिगुल सा बजा रखा है कि रेवंत राम डांगापुरी की ये सीट निकाल कर ही ले जाएंगे खींवसर वाली। आपको क्या लगता है? नहीं, 2023 का जब चुनाव हुआ तो रेवंत राम डांगा जी रिजल्ट आया नहीं था, उससे पहले अपने आप को एमएलए समझ के नाचने लग गए थे और महसूस करने लगता मैं आज विधायक वही गलती कर रहे हैं क्या फिर से? अभी फिर वही हवा में उड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप देखिए कि राजस्थान में 11 महीने में पिछली सरकार बनी है, उसके बाद में जो जनप्रतिनिधि है उसका कोई रोल नहीं है। पूरा जो काम है पूरा अधिकारियों ने हैंग कर रखा है। कोई भी काम यहाँ डिसीजन नहीं लेता। एक मंत्री है वो अपने स्टाफ का ट्रांसफर नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री को कोई भी निर्देश आता है वो दिल्ली से निर्देश आता है, एक पर्ची आती है उसमें मैसेज आता है कि आपको ये करना है। अच्छा, ये बताइए पर्ची वाला जिक्र कब तक चलेगा? पर्ची का पीछा कोई नहीं छोड़ रहा है कि ले देकर पर्ची। क्या आपको वाकई लगता है कि पर्ची से ही सरकार चल रही है? हम संगठन में जुड़े हुए आदमी हैं, हम पिछले 20-25 साल से जानते हैं। भजन लाल जी संगठन में रहे, प्रदेश महामंत्री रहे और संगठन का काम इन्होंने देखा पूरा और हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी की जो मूल कार्यालय है उसमें काम करते थे ये। और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, यहाँ से टिकट भी नहीं मांग रहे थे सांगानेर से, वो टिकट एक्चुअली भरतपुर से मांग रहे थे। लेकिन अंदर क्या चल रहा था इनको पहले से तय था कि हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सिर्फ हम कहें, जैसे आप अपने भाषा में नहीं होता राजस्थानी भाषा में भाई फूंक दे और शंख बज जाए, वैसा आदमी इनको चाहिए था। तो चारों तरफ नज़र पैसा रही। तो जब राजनाथ सिंह जी आए तो जब वो पर्ची में नाम निकला तो वसुंधरा जी ने देखा तो अकस्मात वो देख के चौंक गए, से सोच भी नहीं पाए भी ये मुख्यमंत्री बन सकता है क्या भजन लाल जी। ऐसा व्यक्ति उन्होंने चुन के लाए हैं। जो आज स्थिति देखिए आप, राजस्थान में क्राइम बढ़ा है, युवाओं की क्या स्थिति है, छोटी छोटी बच्चियों पर बलात्कार, कितने घृणित अपराध हो रहे हैं। थाने में कोई पड़ी जाता है तो FIR दर्ज नहीं हो रही है। और इनकी क्या है कि अपन ग्राफ जो क्राइम बढ़ रहा है उसको कम कैसे बताए, तो इनके पास योजनाएं तो कुछ है नहीं। तो ये स्टेट दे रखा है इन्होंने सबको, जो SP वगैरह है उनको कह रखा है पर FIR कम से कम दर्ज हो तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो आगे नहीं जाए। आज गाँव में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोडों आप देखिए कि आप खींवसर में घूमे होंगे, आपने देखा होगा खींवसर की स्थिति। और अलग जो विधानसभा में जाइए आप, रोडों की इतनी आप प्रोफेसर होते हुए आ जाइए, खड्डे पड़े हैं 2-2 फुट 3-3 फुट के, आप चल ही नहीं सकते। अब 20 किलोमीटर में आपको 1.5 घंटा चाहिए और यहाँ आपको 30 किलोमीटर में 15 मिनट चाहिए। ये स्थिति है।
और हनुमान बेनीवाल जी ने जो भी बड़ी ग्राम पंचायत, जो भी पंचायतें हैं, बड़ी जो कस्बा है, 4-5 तो करीब कॉलेज हैं यहाँ, CSC है, PSC वगैरह है, और हमेशा जवान किसान दलित पीड़ित सबकी 36 कौम की आवाज़ उठाई है। और आपने देखा कि इसमें एक विधानसभा, आपने एक बात ये भी देखी होगी कि यहाँ आपको कहीं टोल नहीं मिलेगा, लोग बिल्कुल निष्पक्ष होकर चलते हैं। 1-2 टोल है, वो भी शायद ये चुनाव जीतने के बाद में इधर उधर करवा देंगे। तो हमारा तो नारा ये है कि टोल मुक्त राजस्थान हो, युवाओं को रोजगार मिले। शंख बजे फूंक मारे जा रहे हैं, शंख बजे जा रहा है। आप तो ये कहे जा रहे हैं, पूरे आरोप लगा दिए बीजेपी पर हैं कि ऊपर से वो बजाए फूंक मारे जा रहे हैं और नीचे वाले जो हैं शंख बजाए जा रहे हैं। यही बात कही आप रेवंत राम डांगा जी के बारे में तो नहीं कह रहे हैं? डांगा जी को तो ये पता नहीं है। आपको पता है कि पहले जब चुनाव हुआ तो उनको ये पता नहीं है कि मेरी विधानसभा का क्षेत्र कहाँ तक है। जोधपुर में जाके और वहाँ वोट मांग रहे हैं, ऐसे गाँव में वोट मांगे जो इस विधानसभा में नहीं है। फिर उनको ये भी पता नहीं है भाई किस धुन में चल रहे हैं। बाय मिस्टेकन चले गए हूँ? नहीं, वो पता ही नहीं उनको। एक्चुअली वो जानते नहीं विधायक क्या है। उनको तो सिर्फ पहली बार जो विधायक पार्षद उनकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी जी, तो वो प्रधान बन गई, तो उनको ऐसा लगने लग गया। और उनके जब किस्से आए मार्केट में, तो कोई भी सैंक्शन के लिए कोई भी कार्यकर्ता, सरपंच वगैरह कोई भी आया तो बिना 10% कमीशन के लिए कोई काम सैंक्शन नहीं किया। इस चीज़ की शिकायत जब हमारे सुप्रीमो के पास आई, हनुमान बेनीवाल जी के पास, तो उन्होंने उनको कहा कि आप गलत कर रहे हो, अगर मेरे साथ तो आपको रहना है तो ईमानदार से काम करना पड़ेगा जी। नहीं, आप बिल्कुल ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उनको ऐसा लगा यार ये तो फिर मेरे को फ़ायदा क्या हो, जो मैं सोच के आया वो तो होगा ही नहीं। तो भ्रष्टाचार बिल्कुल हमें, हमारे सुप्रीमो को आपने देखा हो, पीछे 25 साल का कैरियर है, कोई व्यक्ति एक रुपये का आरोप नहीं लगा सकता। और इसी की देन है कि लोग पसंद करते हैं। खींवसर की जनता उनको जानती है कि वो जनता को जानते हैं। तो निश्चित रूप से ये है कि अब मार्जिन का है कि हम ये चाह रहे हैं कि जो कनिका बेनीवाल जी है, जो पहली बार हनुमान जी बेनीवाल 35,000 प्लस से जीते हुए हैं, तो उस रिकॉर्ड को हम कहाँ तक आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये है। और बिल्कुल जनता ने मन बना रखा है। आरएलपी और बीजेपी दोनों, आरआर वाली मैं कहूंगी कि अपने आप को एक तरफ से तो मान के ही बैठी है कि हम जीत रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस का जिक्र कर लेते हैं कि कांग्रेस को किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का कैंडिडेट अचानक से कांग्रेस में आ चुका है, कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये सीट निकल सकती है, क्योंकि आप लोग तो जीत निश्चित करके बैठे हैं आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी मन में होगी कि हम जीत रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन, दिल्ली में गठबंधन है। यहाँ के कुछ जो स्थानीय नेता है वो नहीं चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल जी आगे बढ़े, हमारे बीच में आगे बोस बने, तो वो नहीं चाहते भी गठबंधन हो। लेकिन आज भी जो देश का राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो भी ये चाहता है कि हनुमान बेनीवाल जीत के आए। तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको ऐसा लगेगा नहीं भाई कांग्रेस क्वालिटी वाले प्रचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो तो एक प्रकार से फॉर्मेलिटी, भाई राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ाना है ही। तो मेरे हिसाब से उनका तो ज़्यादा कुछ बटेगा नहीं। और सब देश, पूरा देश ये चाह रहा है कि किस प्रकार से एक बार इंडिया गठबंधन आगे बढ़े और देश में बदलाव हो। और आज स्थिति देखिए आप, पूरा देश धर्मनिरपेक्ष देश जिसको भारत, वो पूरे दुनिया उनको मानती थी, आज जाति से जात, धर्म से लोग लड़ रहे हैं। कितनी बड़े बड़े जो संवैधानिक पदों में बैठे हैं, मुख्यमंत्री का आदमी ये कह रहा है कि साहब आप एक रहोगे नहीं तो कट जाओगे, फिर जाओगे, आपको भगा देंगे, मार देंगे, कूट देंगे। तो ये बातें चलने वाली, ये इनकी नीति है कि फूट डालो, राज करो। तो हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, बड़ी कास्ट को छोटी कास्ट से लड़ा दो, अगड़ा को पिछड़े से लड़ा दो। तो ये क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं। तो ये लोग तो ये इनके प्रकार पूंजीपतियों की सरकार स्थापित करना चाहते हैं। आप देखिए गरीब होता जा रहा है और पैसे वाला होता जा रहा है। 10 साल। अच्छा शंकर जी, एक बात जानना चाहूंगी, क्या आरएलपी के पास और चेहरे नहीं थे कि कनिका जी पर ही आरएलपी को दांव खेलना पड़ा? और भी लोग हो सकते थे चेहरे, गठबंधन करके भी चेहरा लाया जा सकता था। रतन चौधरी आती ही नहीं फिर। बिल्कुल आपकी बात में सहमत हूँ, लेकिन आप देखिए कि हमें टिकाऊ और बिकाऊ नहीं हो ऐसा आदमी चाहिए था। हमारा एक विधायक था यहाँ भी, ये विधायक जीतने के बाद में भारतीय जनता पार्टी है वो इस टाइम इतनी सक्षम है कि हमारा कोई दूसरा कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता बेचारा आता, उसको देता प्रलोभन देके अगर उसको लेके चले जाते, खरीद ले जाते, उसको मंत्री का पद दे देते या कुछ पैसे 10-20-50 करोड़ दे देते, तो हमारी पार्टी खत्म हो जाती। तो हमें ऐसा मजबूत व्यक्ति चाहिए था कि जो हमारे साथ रहे, हमारी पार्टी का एक विधायक रहे, राजस्थान में नाम रहे। इसलिए हमारा ये नहीं रहा कि हमने कहा, सब कार्यकर्ताओं की राय ली। और पहली बार आपने देखा होगा ऐसी कोई पार्टी जिसने पूरे क्षेत्र के लोगों को बुलाकर, जो प्रतिनिधि है, सरपंच है, पंचायत मेंबर है, जिला परिषद सदस्य है और जो सीनियर हमारे कार्यकर्ता हैं, सबको बुलाया है, सबकी राय ली है और 80% लोगों ने कहा कि आप कनिका जी को चुनाव लड़ाइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अच्छा,
कहीं आरएलपी को अपनी मैं नहीं लेके जा सकती, क्योंकि इधर मिर्जा परिवार है और इधर बेनीवाल जी है, दोनों में एक लड़ाई है, मेरे घर की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई। कहीं ना कहीं ये जो बात है, ये दोनों को कहीं ना कहीं मैं कहूँगी बीजेपी को भी और आरएलपी को भी कहीं खामियाजा नहीं भुगतना पड़ सकता इस बात का कि मैं वाली भी लड़ाई है वर्चस्व की। वे हमारे कोई मैं की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ किसान, कर्ज मुक्त किसान हो, युवाओं को रोजगार मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही है। हमारे किसी से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है। हम तो बात करते हैं, हम काम की बात करते हैं, हमने काम किया है और काम करते रहेंगे। आपने देखा होगा कि शिक्षा में जब हनुमान जी बेनीवाल जी ने यह राजनीति स्टार्ट करी तो यहाँ की क्या स्थिति थी। आज देखिए आप कि हर आपको बड़ा कस्बा उसमें कॉलेज मिलेगी, पीएससी मिलेगी, सीएससी मिलेगी, बिजली की व्यवस्था देखिए, रोडों की व्यवस्था देखिए। तो हमने तो काम को प्राथमिकता दी है। और पहली बार राजस्थान में पहली बार हनुमान बेनीवाल जी ने उखाड़ रैलियां भरी और ये मुद्दा उठाया कि किसानों को कर्जा माफ होना चाहिए। तो पहली बार यहाँ उखाड़ रैली नागौर भरी, फिर बाड़मेर के जोधपुर में भरी, जयपुर में भरी, और जयपुर में हमने पार्टी जब स्थापना करी 2018 में, तो हमारा मुद्दा यही था। हमारी जो इस उखाड़ रैलियों की आप ये देखिए कि इतना प्रभाव हुआ कि एमपी में और महाराष्ट्र में उनकी चर्चा हुई और किसानों ने इकट्ठा किया और उन्होंने मुद्दा उठाया कि किसानों को कर्जा माफ होना चाहिए। और पहली बार आपने देखा होगा कि वसुंधरा सरकार जब थी तो वसुंधरा सरकार ने जब हनुमान बेनीवाल जी ने उखाड़ रैलियां भरी तो उसी की दिन थी किसानों को 50,000 तक का कर्जा माफ हुआ और स्टेट टोल माफ करे थे, आपको पता होगा। कौन से, आखिरी सवाल के साथ इस वार्ता को खत्म करते हैं, कौन से 2 बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर आरएलपी काम करने वाली है? हमारा सबसे पहला मुद्दा है किसानों के लिए। आपने देखा होगा 19 में हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जब किसानों के खिलाफ 3 काले कानून आए तो सबसे पहले पूरे देश में अगर कोई सांसद सड़क पे जाके बैठा तो हनुमान बेनीवाल था। तो उन्होंने कहा साहब मेरे को पहले मेरे किसान, मेरे भाई अगर वो रोड पे बैठे हैं तो हनुमान बेनीवाल कभी गद्दी पे नहीं बैठेगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी को ये ऑफर था कि आप मंत्री बनिए और उनके किसानों का साथ छोड़िए, तो हनुमान बेनीवाल ने ऑफर ठुकरा के और किसानों के साथ में आए। तो पहला व्यक्ति हमारा तो यही मांगे किसान कर्ज मुक्त किसान हो, युवाओं को रोजगार मिले और जो टोल है वो टोल मुक्त राजस्थान रहे, ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। चलिए, बहुत शुक्रिया शंकर जी। तो इस वार्ता को तो यहीं खत्म करते हैं। चुनावी चर्चा है नागौर की, मैं कहूँगी कि फिलहाल तो हम एक ऐसी जगह पर बैठे हैं, एक ढाबे पर बैठे हैं और ये चुनावी चर्चा बहुत बढ़िया चुनावी चर्चा हुई है। और देखते हैं, खैर सर 13 तारीख को मैं कहूँगी कि जो भी होता है, जो भी बैलेट में जो भी जिसके भी वोट जाते हैं, जब चुनावी नतीजे आएंगे, बिल्कुल आप भी मिठाई खिलाइए या कोई और के पास अगर सीट जाती है तो वो भी मिठाई खिलाएं, हम सबकी मिठाई खाने के लिए तैयार है। खैर नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि जितनी मेहनत कैंडिडेट्स ने की है क्या वाकई में इनका फल उस कैंडिडेट को मिला है कि नहीं, वो नतीजों पर ही पूरा का पूरा निर्भर करने वाला है।